अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हन्नान और आज हम जिस चीज़ को कवर करेंगे वो है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स और इसके अलावा जो है स्टडीज़ की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं एक पॉपुलेशन को, कोई रिस्क फैक्टर हम ढूंढ लेते हैं और उसके बाद हम पेशेंट्स को फॉलो करते हैं कि उनके अंदर डिजीज हुई है कि नहीं हुई। या फिर ये हो सकता है कि हमने डिजीज देख ली है और ग्रुप्स को हमने डिवाइड कर दिया है कंट्रोल्स में और केसेस में, और हम बैक में जाकर देखते हैं कि क्या इनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर था, उनसे हम रिकॉल करवाते हैं। तो इसके अंदर हम कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे होते, हम कोई उन अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं दे रहे होते, हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एक फिनोमिना। इन्वायरमेंटल हो सकता है और इसके अलावा कोई जेनेटिकल फॉर्म हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे होते। लेकिन रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ना, इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसके अंदर जो वर्ड रैंडमाइज्ड, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम पॉपुलेशन लेंगे या जिस भी पॉपुलेशन को हमने सेलेक्ट किया है कि हम उस पे आरसीटी करेंगे, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल, उसके अंदर जो है हम स्पेसिफिक नहीं होंगे कि ये वाला पर्सन इस बीएमआई का है तो हमने इसको ये वाली ड्रग देनी है, या इसका इतना हाइपरटेंसिव है तभी हम इसको ये ड्रग देंगे। हमने एक पॉपुलेशन लेनी है और फिर हमने रैंडमली असाइन करना है बंदों को या इंडिविजुअल्स को कि आप या तो ये वाली ड्रग लोगे या नहीं लोगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने पेशेंट को एक ड्रग देनी होती है या हमने कोई भी इंटरवेंशन करनी होती है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू किसी भी प्लासीबो ड्रग से, या फिर हम उसे कंपेयर कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से, और हम देख रहे होते हैं कि प्लासीबो या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से वो ड्रग बेहतर है या बेहतर नहीं है। तो रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं कैरी ऑन किस तरह होते हैं। करें कि मार्केट के अंदर कोई नई ड्रग आई है, उस नई ड्रग के अंदर इस बात को हम देख रहे हैं कि इस ड्रग का एज कंपेयर टू प्लेसिबो कोई इफेक्ट होता है कि नहीं। प्लेसिबो का मतलब यह है कि उस ड्रग में कोई चीज़ नहीं होगी, वो जस्ट और जस्ट पेशेंट्स को हम देंगे कि किसी को पता ना चले कि जो है उसे हम नॉर्मल ड्रग दे रहे हैं या हम उसे नॉर्मल ड्रग नहीं दे रहे। तो हमने क्या किया है कि हमने अपनी ड्रग देख ली, उसके साथ हमने प्लेसिबो साइन कर ली। अब नेक्स्ट जो काम है, हमने रैंडमली असाइन करना है। सो ये 6 लोगों का ग्रुप है, अब हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। 3 बंदे इस तरफ चले गए हैं, 3 बंदे इस तरफ। तो 3 बंदे हमारे इंडिविजुअल जो है ना, वो ग्रुप 1 में गए हैं, दूसरे ग्रुप 2 में गए हैं। तो ग्रुप 1 में हमने अपनी जो पिल हम देख रहे थे वो पिल हमने दी है, और दूसरे ग्रुप में हमने प्लेसिबो दी है, और फिर उसके बाद हमने अफेक्ट देखा है। सो ये होता है बेसिकली एक सिंपल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर अगर पेशेंट्स को पता ना हो कि वो प्लेसिबो ले रहे हैं या वो जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं कोई भी पिल की फॉर्म में वो ले रहे हैं, तो उसके अंदर ये हमारी सिंगल ब्लाइंड स्टडी होगी। अगर जो डॉक्टर उसको एडमिनिस्टर कर रहा है या जो भी पर्सन उसको एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर कर रहा है, नर्स हो सकती है, वो अगर वो भी ब्लाइंड है, उनको भी नहीं पता कि हम मैं पेशेंट को कौन सी ड्रग दे रहा हूँ, तो ये डबल ब्लाइंड स्टडी होगा। और इसके अबव लेवल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंड। उस ट्रिपल ब्लाइंड के अंदर क्या होता है कि अगर ये जो स्टडी का डाटा जब हम कंप्लीट कर लेंगे, दोनों को ब्लाइंड करने के बाद, जो कि पार्टिसिपेंट भी होगा और जो भी फिजिशियन इस ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहा होगा, तो जब स्टैटिस्टिशियन के पास हम भेजेंगे, जो कि देखेगा कि प्लेसिबो बेहतर है या पिल्स बेहतर है, तो वो सिर्फ और उसको भी नहीं आइडिया होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टैट्स की मदद से हमें बताएगा कि ये वाला ग्रुप बेहतर परफॉर्म किया, इस वाले ग्रुप ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। तो अ, वो भी ब्लाइंड होगा, तो हम उसको कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और वो सबसे हायर फॉर्म ऑफ ट्रायल होता है। अब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर जो है ना, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। इसमें एक वेरिएशन है जिसको हम कहते हैं क्रॉसओवर स्टडी। उसके अंदर जब हमने पॉपुलेशन को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड कर लिया, उसके बाद हमने उनको ड्रग्स दी, उन ड्रग्स के बाद प्लेसिबो और पिल के इफेक्ट्स देखे। उसके बाद फिर हमने कुछ टाइम के लिए उस ड्रग को वॉश आउट
होने दिया सिस्टम से। उसके बाद क्या किया कि हमने दोनों को एक्सचेंज कर लिया। जो अब ग्रुप वन था जिसको हमने पहले पिल दी थी, उसको हम देंगे प्लेसिबो, और जो दूसरे बंदे को दूसरे ग्रुप को जो हमने पहले प्लेसिबो दी थी, अब हम उसको पिल देंगे, ताकि फिर अब हम इफेक्ट्स का अंदाजा लगा सकें कि क्या हमारी ये ड्रग जो है वो भी इफेक्टिव है ग्रुप टू में कि नहीं। और तो इस स्टडी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि हम दोनों ग्रुप को किसी ना किसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट मिल जाती है, और इसके अलावा हमें इफेक्ट भी पता चल जाता है कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में कंपेरेबल इफेक्ट आया है पिल लेने की वजह से कि नहीं। तो इस स्टडी को हम कहते हैं क्रॉसओवर स्टडी। और जो दरमियान में हम टाइम आउट देते हैं कि वो स्टडी के पिल्स जो हमने दी हुई हैं उनका इफेक्ट लूज हो जाए, तो हम उसको वॉश आउट पीरियड कहते हैं। सो अब उसका ऐसा होता है कि जब हम एक स्टडी कंडक्ट करा रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग स्टडी ना ग्रुप के कुछ पार्टिसिपेंट्स कहें, आइदर ग्रुप के, कि हमने स्टडी का पार्ट नहीं बनना, आइदर साइड इफेक्ट्स की वजह से, या फॉलो अप में लूज हो जाने की वजह से, या वो किसी और सिटी में मूव कर रहे हैं, तो वो ट्रायल का पार्ट नहीं बनते। इस तरह ये होता है कि हमारा ग्रुप टू, जैसे इस एग्जांपल में जिसको हम प्लेसीबो दे रहे थे, उसका एक बंदा जो है वो ड्रॉप आउट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसका जब एनालिसिस कर रहे हो ये, तो हम इस पेशेंट को या तो ग्रुप टू में रखें, या हम इसको अब अपने एनालिसिस से ही रिमूव कर लें, क्योंकि उसने हमारी ट्रीटमेंट, उसने प्लेसीबो तो लिया ही नहीं। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर तो हम इसको रिमूव कर देते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कि पर प्रोटोकॉल एनालिसिस। मतलब जैसा प्रोटोकॉल था वो निकल गया है, तो हमने उसी तरह उसका एनालिसिस कर लिया है कि भाई वो था ही नहीं, तो प्रोटोकॉल यही था कि वो ग्रुप टू का पार्ट नहीं रहा, तो बस हमने एज एनालिसिस कर दिया। और दूसरा ये कि हम उसको सेम ग्रुप में रखें, ग्रुप टू में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसको साथ ही रखें, और फिर बाद में जब बाद में अगर हमने अब सब एनालिसिस करना हो, तो तब हम बता दें कि इतने फॉलोअप में लॉस्ट हो गए थे, लेकिन हम जब एनालिसिस करेंगे तो हम इस बंदे को इंक्लूड करेंगे इवन दो वो स्टडी छोड़ के जा चुका है। तो इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। यानी जो हमारी इंटेंशन थी स्टार्ट में कि हम जिस ग्रुप को प्लेसिबो दे रहे हैं, वही ही हमारी इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में शामिल रहा है वो बंदा। अगर वो ड्रॉप आउट हो भी गया तो हमें इससे हमारे एनालिसिस को फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा पार्ट ऑफ एनालिसिस है। अगर तो हम पर प्रोटोकॉल एनालिसिस में प्लेसिबो वाले ग्रुप से अगर एक बंदा निकल गया, और हम पर प्रोटोकॉल एनालिसिस करते हैं कि जैसा प्रोटोकॉल था कि अगर वो निकल गया तो हम उसको फिर अपने ग्रुप टू में शामिल नहीं करते, तो इसकी वजह से बायस बहुत बढ़ जाता है। हो सकता है प्लेसिबो उसको बिल्कुल अफेक्ट ना करी हो सकता है उसको कोई मतलब वो चाह रहा हो कि मुझे कोई मेडिसिन मिल रही हो। तो अगर हम वो एनालिसिस में शामिल नहीं करेंगे कि वो ड्रॉप आउट हुआ है, या उसको हम ग्रुप टू में नहीं रखेंगे, तो उसकी वजह से जो स्टडी में बायस पड़ जाती है, और ये स्टडी हमारी थोड़ी सी वीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसे ग्रुप में ही रखते हैं, ग्रुप टू में, तो वो ये हमारी स्टडी की स्ट्रेंथ बनेगी, और हमारे स्टडी और इम्प्रूव हो जाएगी। अब जो इसके बाद है, वो हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो बंदा प्लेसिबो ले रहा था, उसकी जो कंडीशन थी वो बेहतर नहीं हो रही थी, या वो कह रहा था कि मैं इम्प्रूव फील नहीं कर रहा, तो आप मुझे दूसरे ग्रुप में डाल दें। तो डॉक्टर ने क्या किया कि उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। और इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ कि उसने एक पिल लेना शुरू कर दी। अब यहाँ भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको ग्रुप टू में इंक्लूड करें, या फिर हम उसे ग्रुप वन में इंक्लूड करें। अब जब ग्रुप वन जो कि ओरिजिनल पिल ले रहा था, अगर हम उसमें इंक्लूड करेंगे तो इसका इस एनालिसिस को हम कहेंगे एज ट्रीटेड एनालिसिस। लेकिन अगर हम उसको उस ही ग्रुप में रहने देंगे ग्रुप टू के अंदर, तो उसको हम कहेंगे इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। यानी कि जो हमारी इंटेंशन थी हम उसी के हिसाब से एनालिसिस में उसको ग्रुप टू में ही शामिल करेंगे। तो अगर तो हम उसको एज ट्रीटेड एनालिसिस में शामिल कर लेते हैं, यानी कि हम उसे ग्रुप टू से निकाल के ग्रुप वन में कर लेते हैं, तो हमारा एनालिसिस वीक हो जाएगा, बायस आ जाएगा। तो अगर हम उसे ग्रुप टू में रहने देते हैं, जो हमारी इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस होता है उसी में रहने देते हैं, इवन दो वो ग्रुप टू से ग्रुप वन में मूव हो गया है। सॉरी। तो इस एनालिसिस को इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में जो है बायस नहीं आएगा, बायस कम हो जाएगा। तो सिंपल सा आपने याद करना है कि जो सा एनालिसिस के स्टार्ट में जो सा बंदा हमने जिस ग्रुप में रखा हुआ है वो उसी ग्रुप में फाइनल एनालिसिस के अंदर
शामिल होगा, तो वो जो स्टडी का एनालिसिस है वो अच्छा होगा एज कम्पेयर टू अगर वो दूसरे ग्रुप पे मूव हो जाता है या वो ड्रॉप आउट हो जाता है। ड्रॉप आउट होने पे हम पर प्रोटोकॉल एनालिसिस करेंगे उसको एग्जिट एक्सक्लूड करने से, तब भी अच्छी बात नहीं है। या अगर ग्रुप टू में से वो ग्रुप वन में मूव हो गया है और हम एज ट्रीटेड एनालिसिस करते हैं कि अब उसने ड्रग ले लिया तो हम क्यों ना उसे ग्रुप वन में शामिल कर दें, तो ये भी हमारे बायस कर देता है स्टडी के अंदर। अब जब क्लिनिकल ट्रायल हो रहे थे उनके मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। तो 4 फेजेस होते हैं और एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है वो हम एनिमल्स पे करते हैं, वो इन वीवो स्टडीज हो सकती हैं, लैब्स के अंदर हो सकता है। जो हमारा फेज 0 होता है उसके अंदर हमने बेसिकली ड्रग की प्रॉपर्टी देखनी होती है कि फार्माकोकाइनेटिक कैसी है, उसके फार्माकोडायनामिक्स कैसे हैं, उसके वो ड्रग किस तरह जो है ना अपना उसका एक्शन क्या है, उसको वो कैसे बेहतर है। इस सारी चीजों को जब हम देख रहे होते हैं तो ये हम ड्रग प्रॉपर्टी जो हम फेज 0 के अंदर देख रहे होते हैं। कुछ लोग इसको स्किप भी कर देते हैं। फिर हमारी आती है फेज 1। फेज 1 के अंदर ये हम थोड़ी सी पॉपुलेशन को देते हैं कि हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी डोज टॉलरेट कर सकते हैं, कि और इसकी सेफ्टी क्या है। यानी कि अगर हम ज्यादा डोज बढ़ा देते हैं तो कोई किडनी पे इफेक्ट तो नहीं हो जाता, लीवर पे इफेक्ट तो नहीं हो जाता। तो ये जब हम देख रहे होते हैं ना तो ये हम फेज 1 के अंदर देख रहे होते हैं। अब फेज 2 और फेज 3 के अंदर हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं। फेज 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक ड्रग को पकड़ेंगे और उस ड्रग को प्लेसिबो के साथ हमने जैसे देखा कि प्लेसिबो के साथ वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो वर्क कर रही है तो इसका मतलब है वो प्लेसिबो से बेहतर है। वो प्लेसिबो से बेहतर है तो हमें पता चल जाएगा कि वो ड्रग्स काम भी कर रही है, कि वो काम बिल्कुल प्लेसिबो की तरह करी है, जिसका मतलब ये है कि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उसका। और उसके साथ हमें थोड़े थोड़े एडवर्स इफेक्ट भी उसके पता चल जाएंगे। लेकिन जब हम फेज 3 में पहुंचेंगे तो फेज 3 का मतलब ये होता है कि अब हमारी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, यानी कि अगर एंटी हाइपरटेंसिव कोई ड्रग हमने बनाई है तो उसके अंदर अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या एस इनहिबिटर्स के साथ उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो अगर उनमें से बेहतर है कि बेहतर नहीं है, वो हमें फेज 3 के अंदर पता चलेगा। और अगर वो फेज 3 के अंदर भी कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब वो फेज 4 पे जा सकती है। अगर फेज 3 में कामयाब होगी तो इस पॉइंट के ऊपर आके अमूमन जो है ना एफडीए अप्रूव कर देता होता है ड्रग्स को। और फेज 4 जो है वो बेसिकली जब काफी अर्सा मार्केट में रहती है ड्रग तो हमने उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखने होते हैं। तो फेज 2 और 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। फेज 2 के अंदर हमने ये देखना होता है क्या वो ड्रग काम कर रही है एज कम्पेयर टू प्लेसिबो और नहीं। फेज 3 के अंदर हमने क्या देखना होता है कि क्या वो ड्रग बेहतर है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के नहीं। तो ये हमारे ट्रायल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं स्टडीज के। जब हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि जो एक्सपोजर और डिजीज है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो वो अब हम टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम फर्ज करें कि हमें पता चला है कि कुछ स्टूडेंट 4 आवर्स रोज के पढ़ते हैं और उनके मार्क्स आते हैं 70%। लेकिन कुछ लोग 6 आवर्स पढ़ते हैं और उनके मार्क्स 80% आते हैं। और कुछ लोग 10 आवर्स रोज के पढ़ रहे हैं और उनके मार्क्स जो है 85% तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम स्टडी आवर्स को बढ़ाते जा रहे हैं इस तरह स्कोर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस ये चीज जो है ये बताती है कि स्ट्रेंथ कितनी है एसोसिएशन की। आपस में जो हमारी एसोसिएशन है कि स्टडी आवर्स और हाई स्कोर के दरमियान एसोसिएशन क्या है, स्ट्रेंथ की एसोसिएशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये कि आप आइसक्रीम खाते हैं। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपको ब्रेन फ्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो दोस्त आइसक्रीम खाता है उसका भी ब्रेन फ्रीज हो जाता है। फिर आपके कोई एक और दोस्त खाता है तो उसका भी आइसक्रीम खाता है तो उसका भी ब्रेन फ्रीज हो जाता है। अब एक जो चीज आपने फील की है वही आपके दोस्त ने फील किया, वही तीसरे दोस्त ने फील किया। इसका मतलब ये है कि स्टडी जो है ना उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। और ये जो एसोसिएशन है उनके दरमियान क्या है, कंसिस्टेंसी है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम स्पाइसी फूड खाते हैं और स्पाइसी फूड खाने के बाद पता नहीं हमारे की जुबान पे क्या लगता है कि हम सी सी करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन ये फिर क्या किया कि हमने स्वीट फूड खाई, उसमें कोई सीसी सीसी हम नहीं कर रहे थे। उसके अलावा हमने हॉट फूड खाई, उसमें भी सीसी नहीं कर रहे थे। और कोल्ड फूड खाई, उसमें भी सीसी नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम स्पाइसी फूड करते हैं तो हम सीसीसी करते हैं। तो जो सीसीसी है वो स्पेसिफिक है, कॉज एसोसिएशन है इसकी स्पाइसी फूड के साथ। तो स्पाइसी फूड की एसोसिएशन स्पेसिफिक है सीसी के साथ। तो ये स्पेसिफिसिटी है कि एक्सपोजर और कंडीशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये स्पेसिफिसिटी का है, रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट ये आता है कि हमें पता चला है कि हमने एक स्टडी किया, उसमें उससे हमें ये पता चला है कि अगर कोई बंदा नाइन्थ के स्टैंडर्ड के ऊपर या नाइन्थ क्लास के अंदर हार्ड स्टडी करता है तो प्री मेड के अंदर उसका अच्छा स्कोर आता है। इस इसका मतलब यह है कि जब वो नाइन्थ क्लास में अच्छी तरह पढ़ रहा था, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे, जिसने टेंथ में उसको हेल्प किया, जिसने 11th में उसको हेल्प किया, जिसने 12th में उसमें हेल्प किया, जिसने उसको फाइनली जब प्री मेड हुआ तो उसमें उसको हेल्प किया। तो इसका मतलब यह है कि ये रिलेशनशिप है, एक टेम्पोरलिटी है, ये एक बिटवीन टाइम जो है ना, ये टाइम को फॉलो करता है। इस चीज को हम टेम्पोरलिटी कहते हैं, कि एक चीज पहले ही हुई, उसके कुछ अरसे बाद दूसरी चीज ने होना है। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट के अंदर ये होता है कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ हम इंक्रीज करते रहते हैं उतना ज़्यादा इफेक्ट इंक्रीज होता रहता है। यानी कि अगर हम 1 मील रनिंग करते हैं तो हमारे मिनिमल सा स्वेट होता है। 3 मील करते हैं तो हमारी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम 5 मील रन करते हैं और पूरा घंटा घंटा हमारी स्वेटिंग जारी रहती है। तो इसके अंदर हम ट्रेंड देख रहे होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप से। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि 10 घंटे पढ़ा तो हमारा बहुत ज़्यादा मार्क्स आए, और 6 घंटे पढ़े तो हमारे थोड़े से कम मार्क्स आए। ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। लेकिन जो बायोलॉजिकल ग्रेडियंट है, जैसे जैसे हम वो बढ़ाते रहते हैं उस तरह अफेक्ट हमारा बढ़ता रहता है। तो इसके बाद हमारी जो दूसरा आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कि अगर हम कैंडी खाते हैं और उससे हमारे दांतों में कैविटीज बढ़ जाती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये क्यों होता है इस तरह करके। अच्छा, तो कैंडी खाते हैं तो वो थोड़ा स्टिकी मटेरियल होता है, दांतों पे चिपक जाता है उसके लिए, और उस पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटीज हो जाते हैं। तो ये एक प्लॉजिबल हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। तो इस चीज को जब हमारे पास प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन हो तो हम उसको प्लॉजिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंस। कि स्मोकिंग जो है ना वो लंग कैंसर कराती है। स्मोकिंग लंग कैंसर क्यों करवाती है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन कराती है। तो अगर स्मोकिंग इन्फ्लेमेशन कराती है और उसके बाद लंग कैंसर भी उसके साथ एसोसिएटेड है, तो तो ये भी हो सकता है कि स्मोकिंग इन्फ्लेमेशन करवाने की वजह से कोई और डिजीज भी कराती हो। तो यही बात है कि स्मोकिंग साथ हमारी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी करवाती है। तो ये हमारी कोहेरेंट है। इसी चीज को अगर हम इस चीज से कहें कि स्मोकिंग जो है वो हमें हेल्दी लंग्स देती है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन कराती है और उसके बाद वो हमें हेल्दी लंग्स देती है। तो ये नॉन कोहेरेंट है एक चीज, जो हमारे से हमारी कोहेरेंस से नहीं मैच करी। तो इसके अलावा एक्सपेरिमेंट का क्या होता है? एक्सपेरिमेंट के अंदर एक रैट है, उस रैट को हमने चीज दी। चीज से ये हुआ कि रैट्स के अंदर भी हार्ट कंडीशन होना शुरू होगी, और जिन रैट को एक्सेसिव चीज नहीं दी उनके अंदर हार्ट कंडीशन नहीं हुई। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया है और उससे हमारी एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर और जो कंडीशन है वो आई है। अब आखिरी जो चीज है वो है एनालॉजी। एनालॉजी के अंदर ये है कि हमें पता चला है कि स्किन जो है ना उसके ऊपर जब सन एक्सपोजर ज्यादा होता है तो स्किन कार्सिनोमा होता है। तो स्किन कार्सिनोमा क्यों होता है? क्योंकि सन एक्सपोजर स्किन के ऊपर कुछ ऐसी इरिटेशन कर देता है जिसकी वजह से अ, हमें स्किन कार्सिनोमा हो जाता है। तो इस चीज को हम प्लॉजिबिलिटी भी कह सकते हैं। लेकिन
अगर हम कोई और केमिकल जो है ना, वो भी अगर इरिटेशन कराए तो उसकी वजह से भी तो स्किन कार्सिनोमा हो सकता है। तो इस चीज को हम एनालॉजी कहते हैं, कि एक ही तरह की चीज को, कि केमिकल्स की वजह से स्किन कार्सिनोमा हो रहा है, उसकी एनालॉजी ये है कि सन एक्सपोजर की वजह से भी तो स्किन कार्सिनोमा हो रहा है। तो ये हमारी एनालॉजी होगी। सो अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, आई स्ट्रांगली इनकरेज यू टू ट्राई, कि किस टाइप की एसोसिएशन जो है ना इन स्टडीज में हमें पता चल रही है। ठीक है, तो स्टडी आप स्टॉप कर लें, एक साइड पे लिख लें ABCOD का आंसर, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या सही आंसर था। So, what type of criteria does this study have? A. The people who eat candy every day have more cavities than those who rarely eat candy. तो ये इस चीज का ये है कि ये स्ट्रेंथ को शो कर रही है। जो लोग कैंडी ज्यादा खाते हैं उनकी ज्यादा कैविटीज होती हैं, और जो लोग नहीं खाते हैं उनकी नहीं होती। ये इसी तरह ये है कि अगर मैं चार कैंडीज खाता हूँ तो मेरी कैविटी ज्यादा होने का चांस है, लेकिन मैं अगर एक कैंडी खाता हूँ तो मेरे कैविटीज होने का कम चांस है। तो ये स्ट्रेंथ है। और अगर मैं 10 कैविटी हूं तो फिर मेरे 10 दांत खराब हो जाते हैं। अगर मैं 20 कैंडीज खा रहा हूं तो मेरे 20 दांत खराब हो जाते हैं। तो ये हमारी बायोलॉजिकल ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन ए है, इसके अंदर हमारी क्या आएगी, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है। अब दूसरा जो हमारा बी है वो ये है कि कैविटीज आर ओनली ऑब्जर्व इन पीपल हु ईट कैंडी, नॉट अदर शुगरी फूड। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के अंदर कैविटीज हो रही हैं जो कैंडी खाते हैं, लेकिन बाकी जो कोक शोक या कोई और शुगर केन वगैरह वो खा रहे हैं तो उसमें नहीं हो रही। तो ये हमारी जो एसोसिएशन होगी इसको हम कहेंगे स्पेसिफिटी। और स्पेसी स्पे स्पेसिफिसिटी, सॉरी, स्पेसिफिसिटी, ये टंग ट्विस्टर है मेरे लिए। अच्छा, और अब हमारे पास ऑप्शन सी कह रहा हूँ, हमारे पास क्वेश्चन सी है। ईटिंग कैंडी लीड टू कैविटीज इन मल्टीपल स्टडीज अक्रॉस डिफरेंट पर्सन्स और पॉपुलेशंस। तो हमने मुख्तलिफ स्टडीज किए हैं, मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो है ना कैंडी खाने की वजह से कैविटीज हो रही हैं। तो इसके अंदर हमारी एसोसिएशन क्या बनेगी? मैंने कैंडी खाई, मुझे कैविटी होगी। मेरे दोस्त ने कैंडी खाई, उसको भी कैविटी होगी। और उसके बाद एक और दोस्त ने भी खाई, उसको भी कैंडी होगी। तो इसी तरह पॉपुलेशंस के अंदर भी जो पॉपुलेशन ज्यादा कैंडीज खा रही है उनको ज्यादा कैविटीज हो रही हैं। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी है स्टडी की। और जो टूथ डिके इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर कैंडी, नॉट बिफोर। यानी कि पहले हमने कैंडी खाई और कुछ अरसे बाद हमारी जो है कैविटीज बन गई। तो ये हमारी टेम्पोरलिटी होगी एसोसिएशन की, कि पहले हम कैंडी खाएंगे, उसके कुछ अर्सा गुजरने के बाद हमारी कैविटीज हो जाएंगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।